पल्लवी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और पहले तो हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आपको यूपीएससी में 73rd रैंक लगी है, और ये हमारे लिए भी और आपके लिए, आपके पूरी परिवार के लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या आपने सोचा था कि 73rd रैंक आप पा जाएंगी और आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक बड़ा दायित्व मिलेगा? सर, आप कोशिश तो वही करते हैं और आपकी उम्मीद भी वही रहती है, क्योंकि आप जब इस परीक्षा की तैयारी करना की शुरुआत करते हैं, जब आप आरंभ करते हैं, तब आपको पता रहता है कि ये बहुत लंबा सफर होता है, बहुत कठिन सफर होता है। तो ये उम्मीद जो होती है वो आपको हमेशा आगे जाने के लिए मोटिवेट करती है। तो उम्मीद मुझे थी, परंतु जब रिजल्ट आया तो मैं भी उतना ही चौंक गई थी और उतनी ही प्रसन्नता मैंने भी महसूस करी जैसे कि मैंने उम्मीद ही नहीं करी हो। फर्स्ट रिएक्शन आपके परिवार का क्या था, जरा बताइए उस बारे में, और उस खुशी को हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। सर, जब मुझे रिजल्ट मिला तब मेरी माताजी और मेरी दादी, मेरी चाची और नानी सब मेरे घर पे थे। तो मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैंने 2-3 बार उसको चेक करा कि मेरा ही नंबर है कि नहीं, मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही नाम है। और फिर जब मैंने अपनी मम्मी और अपने परिवार वालों को बताया तो वो उनकी आंखें खुशी से भर आई, नम हो गई, और वो जल्दी से मंदिर जाके पूजा करके आए, प्रणाम करके आए। तो मुझे लगता है कि बहुत रिलीफ महसूस करते हैं सब, जब इतना बड़ा एग्जाम खत्म होता है, जब आपको लगता है आप सफल हो गए हैं तो। बिल्कुल, और ये ऐसा पल होता है, इतनी खुशी होती है कि खुशी के आंसू निकल आना स्वाभाविक है, और सीधे से ईश्वर का आशीर्वाद पाना भी स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार के साथ साथ ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ही हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। बिल्कुल सर। पल्लवी जी, हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जब आपने इसकी तैयारी शुरू की, कैसे ख्याल आया आपके मन में कि नहीं, मुझे अब कुछ करके दिखाना है और कुछ बड़े ओहदे तक पहुंचना है? सर, मुझे लगता है कि मैंने इस एग्जाम को और इस ओहदे को कभी उस निगाह से नहीं देखा कि ये ऐसा कोई मुकाम है जो मुझे हासिल करना है। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने समाज को सुधार सकती हूँ। जो कठिनाइयाँ लोग अपने दिन ब दिन में देखते हैं, मैं उनको सुलझा सकती हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, बहुत बड़ी प्रेरणा थी। इसके अलावा जब मैंने कोविड काल में देखा, मेरे बड़े भैया हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं वो, आदित्य मिश्रा। अच्छा। मैंने देखा कि वो कोविड काल में अपने पद के कारण कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, जो शायद एक आम इंसान नहीं कर पाता। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली, और उनके कारण मुझे बहुत सहानुभूति भी मिलती थी कि अगर परीक्षा कठिन है, पर जो मंजिल आपको ले जाती है जिस पद पर, वो पद उसके लिए जरूरी है। तो मैंने इसी कारणवश फिर इस एग्जाम को दिया, और इसी प्रेरणा के साथ मैंने एग्जाम दिया है सर। वाकई आपने प्रेरणा पाकर अपने भाई की और परिवार के मोटिवेशन के बाद आपने ये निर्णय लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है ना? जी सर, बिल्कुल। तो जाहिर है कि जब हम शुरुआत करते हैं इस फील्ड की तैयारी की, तो बहुत सारे ख्यालात मन में आते हैं कि अब हमें एक दायरे में सिमट कर रहना होगा, हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होगा, हमें और कहीं जाना नहीं होगा। तो कैसे आपने ये संतुलन बैठाया, कैसे आपने रणनीति बनाई कि अब मुझे बस इसी परीक्षा की तैयारी में जुटना है? सर, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैंने सिर्फ 2 साल के लिए पढ़ाई करी है, जहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस परीक्षा के लिए 5 साल की पढ़ाई करते हैं। मैंने सिर्फ 2 साल की पढ़ाई करी है, जिस कारणवश मुझे एहसास भी था कि मेरे पास समय कम है। तो वो अलग से मोटिवेशन थी कि नहीं जाना है कहीं बाहर, नहीं समय बर्बाद करना है, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके अलावा मुझे लगता है एक रूटीन आप अगर अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं तो उससे बहुत मदद मिल जाती है। मैंने इसको एक नौकरी की तरह ट्रीट करा है कि जैसे हम सुबह उठ के नौकरी पे जाते हैं, चाहे मन हो ना हो, हम 9 घंटे काम करने जाते हैं, उसी तरह मैंने निर्णय लिया था कि मैं 9 घंटे नौकरी की तरह पढ़ाई करूंगी। तो आपने जब ये निर्णय ले लिया, तो फिर आपने किस प्रकार से अपना बैलेंस किया अपनी इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर? सर, बैलेंस की बात तो आती है तो मुझे लगता है कि आप खुद के निर्णय पे होता है। आपको दृढ़ निर्णय लेना होता है कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि हम पढ़ाई पे फोकस कर सकें, वो हमारे लिए सबसे ऊंची प्रायोरिटी बन जाए, और उसके अलावा हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए
अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी साथ में काम करते जाएं, क्योंकि वो भी उतना ही अहम होता है इस एग्जाम के लिए। तो मेरे लिए ये 3 प्रायोरिटी मेरी थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, मैं स्वस्थ रहूं तथा मैं अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिता सकूं, ताकि मेरा मानसिक संतुलन भी बरकरार रहे। अच्छा, यूपीएससी को लेकर हम कुछ और बात करेंगे। थोड़ा सा अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए और उसके बाद आपने जो किया है उसके बारे में भी कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जी सर, मैं भोपाल में पली बड़ी हूँ। मैं कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, KG 1 से लेके 12वीं कक्षा तक। अच्छा। उसके बाद मैंने लॉ में अंडर ग्रेजुएशन करा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैं 2020 में पास आउट हुई थी, 2020 के अंत में। और उसी के बाद से मैंने निर्णय लिया था कि मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करनी है। तो ये आपका कौन सा प्रयास था? दूसरा प्रयास था सर। अच्छा, प्रथम प्रयास में जब आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो कुछ मन में निराशा थी क्या? सर बहुत निराशा होती है। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप दिन रात एक करके इसके लिए एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उसी तरह से इसके लिए तैयारी करी थी। मेरा पहला पड़ाव पार हो गया था, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। परंतु जो सेकंड पड़ाव होता है, दूसरा पड़ाव, वो मेरा कुछ अंक से रह गया था। तो मैं बहुत निराश हुई थी, मेरा दिल टूट गया था और सबसे बड़ी बात, मेरे आत्मविश्वास में बहुत बड़ी चोट आ गई थी। तो मुझे लगता है कि जो भी इस एग्जाम में असफल होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मैंने अपने परिवार वालों को अपना सहारा बनाया, जिन्होंने मुझे वापस उस आत्मविश्वास को दिलाया है। उन्होंने मुझसे ज्यादा विश्वास मुझ पे रखा कि आप कर सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं जिसको, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे वो मेरे परिवार में ही मिल गया। पल्लवी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आत्मविश्वास हमारा डगमगा जाता है जब हमको प्रयास में कामयाबी नहीं मिलती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जाहिर है कि फिर उनके कदम भी डगमगाने लगते हैं, बहुत सारे गलत दिशा में वो अग्रसर हो जाते हैं। तो क्या आप इस वक्त हमारे उन साथियों से कहना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उन्हें कामयाबी नहीं मिली? मैं उनसे यही कहूंगी, जैसा आपने कहा, कि आप अपने वापस आत्मविश्वास को ढूंढिए। भले ही आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी, आपने करी है मेहनत और वो मेहनत कभी ना कभी सफल होगी। मेरी माताजी हमेशा कहती हैं, बेटा पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आपने जितनी मेहनत करी है वो आपको जरूर सफलता की तरफ ले जाएगी और आप प्रयास करते रहिए और वो प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा। तो अब जब आप 73rd रैंक आई है तो जाहिर है कि आपको IAS ही अलॉट होगा, है ना? हाँ सर, कामना वही है। हाँ, तो आपने क्या प्राथमिकताएं तय करके रखी हैं, क्योंकि आज देश को बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, विकास की दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। आपने क्या सोच के रखा है कि अगर मुझे कोई दायित्व सौंपा जाएगा तो मैं इन पक्षों के लिए काम करूंगी, इन लोगों के लिए मेरा काम होगा? अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सस्टेनेबल लिविंग की तरफ काम करने की कोशिश करूंगी। किस तरीके से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हमें अपने जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम ऐसे सस्टेनेबल लिविंग जैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं सस्टेनेबल लिविंग को अपने दायरे और जुरिसडिक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकूं। दूसरी मेरी कोशिश रहेगी कि औरतें, महिलाओं के लिए मैं काम कर सकूं। जितनी भी हमारी सरकार ने उनके लिए सुविधा बना के रखी है, उनके लिए स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो शायद बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो उन सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो जितनी बाधाएं हैं उनके रास्ते में, उनको हटा सकूं और इम्प्लीमेंटेशन पे अच्छे से ध्यान दे सकूं। तीसरा बताइए, आप तीसरा क्या ध्येय है आपका? सर, तीसरा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बच्चों की शिक्षा की तरफ फोकस कर सकूं और जिसे हम स्किल अपग्रेडेशन कहते हैं, ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें। जिस तरीके की हम फ्यूचर में जा रहे हैं, हमें पता है भविष्य में नौकरी का रूप बहुत बदलने वाला है। तो हमारा जो युवा है उसको हम वो उस तरीके से पढ़ा सकें, उस जॉब में स्किल्स दे सकें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जॉब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के
उसमें भी काम कर सकूं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज के दौर में जब नौकरियों का प्रतिशत कम होता जा रहा है, ऐसे में स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है और कौशल से यदि हम युवाओं को जोड़ दें या फिर उनको कोई हुनर उन्हें बिल्कुल सिखा दें तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपना खुद का कारोबार करके एक बेहतर स्थान पा सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर। हाँ हाँ। तो अब हमारे साथियों को ये बताइए कि इसके अलावा और क्या शौक है पढ़ाई के अलावा आपके? सर मुझे गाने का बहुत शौक है। अरे वाह! मैं क्लासिकल सिंगर हूँ। अरे मैंने वाह! हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बीए कर रखा है। अरे तो वाह! वो मेरा बहुत प्रिय शौक है। मुझे क्या बात जब है! भी समय मिलता है मैं गाने की कोशिश करती हूँ, मैं रियाज हाँ, करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। तो वो मुझे बहुत पसंद है। हम्म, उसके अलावा मुझे मेरे पेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। मेरा पालतू कुत्ता है घर में, अच्छा। ऑस्कर नाम का। हम्म मुझे अपने फ्री टाइम में मैं उसके साथ खेलना बहुत पसंद करती हूँ। वाह वाह। और आपने जब बोल ही दिया है कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मुझे गाना बहुत पसंद है तो हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि एक रचना आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं क्योंकि शास्त्रीय संगीत हम देख रहे हैं कि उतना ज्यादा लोग नहीं सीख पाते हैं, बहुत कम प्रतिशत है शास्त्रीय संगीत सीखने वालों का। और जब आप उसमें आपने बीए किया है तो हम चाहते हैं कुछ सुना दें हमारे श्रोताओं को। जी सर, ये राग का नाम है मियां मल्हार। ये काफी थाट पे आधारित है। अच्छा, जी, ये है बोल रे पपीहा। क्या बात, सुना दीजिए छोटा सा। ने पानी में पता नी तो का बोल रे पपैया अब घन गरजे अब घन गरजे अब घन गरजे बोल रे पपैया। वाह वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुछ और हो जाए, एक बंदिश और। सर अब मैं सुगम संगीत में कुछ सुना देती हूँ। सुना दीजिए। ये इस रचना का ये बहुत ही फेमस है, छाप तिलक। वाह वाह। छाप तिलक सब रे मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब रे मुझसे नैना मिलई के 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 मोहे सुहागन के मेरे मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब रे मुझसे नैना मिलई के। बहुत सुंदर पल्लवी जी, बहुत सुंदर और बहुत मीठा आपने गाया। और हम चाहेंगे कि आप अपने दायित्वों के साथ साथ में इस शौक को जरूर बरकरार रखिएगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये कला किसी को मिलती है। जी सर, जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। है ना? और इससे पहले कि जी हम अपनी बातचीत को समाप्त करें, आप कुछ ऐसे टिप्स जरूर हमारे साथियों को दे दें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कामयाबी मिले और वो निराश हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। जी सर, अगर मैं कुछ टिप्स उन लोगों को दे सकूं जो सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि आप दो चीजों का ध्यान रखें कि आपको इस एग्जाम की पढ़ाई कंसिस्टेंसी से करनी है। ये ऐसा एक परीक्षा नहीं है जिसके लिए आप 1 महीने में या 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण तैयारी करने के लिए आपको 1 साल का कठिन परिश्रम करना होगा। तो आप कोशिश करें कि आप एक कंसिस्टेंसी अपनी रूटीन में ला सकें ताकि आप प्रयास जारी रख सकें। और इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या में बैलेंस लाएं ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और मुझे लगता है उससे आपकी कठिन परिश्रम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। तो मैं कहूंगी आप कंसिस्टेंसी से तैयारी करें और अपनी दिनचर्या में बैलेंस लाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विचार आपने व्यक्त किए हैं पल्लवी जी, और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे साथी आपकी बातचीत को सुनेंगे वो जरूर इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे और जरूर वो भी देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर दिखाने के लिए प्रयत्नशील होंगे।
इतना वक्त आपने दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमसे की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर, प्रणाम।